नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पे टुडे सेशन है सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 44 है, इससे पहले 43 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिस फ्रेंड्स ने अभी तक वॉच नहीं की है पूरी प्ले लिस्ट वॉच कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन से एक भी कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा। सबसे मेन है कंसेप्ट समझना। जी हाँ, सबसे मेन है कंसेप्ट समझना। देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी हूबहू ये सीटेट में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले, बिल्कुल भी नहीं। तुम कितनी भी ये कड़वा है पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट जरूर मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल मिलेगा। देखो, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो है आपको लिंक भी प्रोवाइड कराया जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लिंक प्रोवाइड हो रहा है, मिल रहा है, या फिर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आप खुद भी हो सकते हैं, अदरवाइज आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे भी आपकी इच्छा। सो फाइनली अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो है गाइज यहाँ पे बहुत ही ग्रेट क्वेश्चंस है, मस्त यहाँ पे। ओके, सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा। पहले समझो कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन यही बनता है। कोहलबर्ग के 3 चरण है यहाँ पे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। ओके, कोहलबर्ग क्या कहते हैं भैया जी यहाँ पर, और 6 के क्या है, उपचरण है। तो देखो, कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। देखो, कानून और नियमों का पालन हम इसलिए करते हैं कि हमें अन्य व्यक्तियों को खुश रखना है। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, या फिर कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। नो, सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन तब करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम क्या है, बनी रहे। अब देखो, ये यहाँ पे जो लॉरेंस कोहलबर्ग है अपनी जो है स्टोरी में यहाँ पर ये क्या बताते हैं, हिंज एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, हिंज है, उसकी कहानी बताते हैं कि कैसे उसकी पत्नी बीमार होती है, बहुत बीमार होती है, काफ़ी गंभीर उसे बीमारी होती है कि उसका सजेशन है कि मेडिसिन होती है और उसके पास पैसे नहीं होते, पुअर होता है, ठीक है ना। अब वो कैसे, या तो अपनी वाइफ को बचाए या फिर दवाई की चोरी करे। अब ये चोरी नहीं करेगा तो वाइफ जाएगी, और वाइफ को बचाना है तो चोरी करना है। तो कानून से कैसे, किस माध्यम से, व्यवस्था से किस माध्यम से आप निपटेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं भैया जी कोहलबर्ग साहब। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? ग्रेट भैया। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो बात किसकी हुई है? वाइगोत्स्की साहब की बात हुई है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ठीक है ना। और फाइनली अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इनका एक जो है मिस्टेक वर्ड्स है, वो क्या है भैया जी, वो है कहीं पर भी आपको समाज या फिर संस्कृति से जुड़ा कोई भी ऑप्शंस देखे ना, नैतिक विकास की बात भैया जी कौन करते हैं? कोहलबर्ग करते हैं। व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लगाव का सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इज द ग्रेट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। जो वाइगोत्स्की साहब है वो क्या कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से, विचार विमर्श करके, संप्रेक्षण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से, ठीक है ना। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संप्रेक्षण करते हैं, एक दूसरे के विचारों को सहज रूप से सुनते हैं, अपने आप को भी समझते हैं कि जो है मुझे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे नहीं, मैं कहाँ गलत हूँ, सारी चीज़ें। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहना देना चाहिए। विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, या फिर सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंड देना चाहिए। देखो, एक स्टूडेंट है भैया जी, और एक स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक टीचर्स को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो कह रहे हैं कि भैया
बच्चे को आप अनदेखा करो, भले ही बच्चा कितनी भी समस्या से जूझ रहा है, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, अकेला करेगा बच्चा। ओके, सीधे तौर पर सही जवाब बता दो बस। अगर बच्चे समस्या से जूझ भी रहा है और आपसे चलो पूछ भी लिया टीचर्स से, तो आप बस क्या करना है बता दो, हाँ चलो ये आंसर है इसका, चलो निकाल लो, ठीक है, हटो। या फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि सवाल को हल अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसे दंड दो, पनिशमेंट दो, स्टिक लगाओ उसको, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। सो बेस्ट होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे विद्यार्थी को अगले कदम हेतु थोड़े संकेत दो और इशारे देने चाहिए। अगर आपका बच्चा यहाँ पे समस्या समाधान करते वक्त यहाँ पर उसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसे हल्के संकेत देंगे, इशारे देंगे, उसे बताएंगे कि बच्चा ये यहाँ पे इस सम्स को आप ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से सिचुएशन हैंडल करनी है आपको। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंटेस्टीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसी ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। देखो, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये होता है जहाँ पर बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन करता है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ग्रेट तरीके से, और यहाँ पर हर एक चीज़ों को सीखते हुए उसका अर्थ समझते हुए। ओके, तो ये नहीं कि आप उनके सहपाठियों के साथ उनकी यहाँ पे तुलना कीजिए कि कह रहे हैं यहाँ पर आप टीचर्स हो कि नहीं भाई, राम नहीं सीधा बहुत इंटेलिजेंट है और बच्चे सब क्या है बुद्धू है, ऐसा नहीं करना है। या फिर जितना जितना हो सके आप उन्हें रटवा दो, या फिर आप उन्हें ट्रॉफी दे दो, पुरस्कार दे दो, जीतने के लिए कहो उनके लिए, इसलिए बच्चे पढ़ लेंगे नहीं, बल्कि एक्टिविटीज़ कराओ, ज्ञान सृजन की ओर उन्हें बढ़ाओ, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को केंद्रित भी होना चाहिए, एक्टिविटीज़ करो खुद यहाँ पे। ओके, अगर जो है मानो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कि बस खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद यहाँ पर स्वयं गड्ढा खोदे, स्वयं पेड़ को लगाए, स्वयं उसकी प्रतिदिन देखभाल करें स्कूल आते वक्त। ओके, तो इससे आप खुद सीखेंगे, खुद भागीदारी यहाँ पे ले भी रहे हैं। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है, जो नहीं है। देखो, हावर्ड गार्डनर की 9 बुद्धि है। भाषाई बुद्धि भी हावर्ड गार्डनर की है, स्थानिक बुद्धि भी, संगीत बुद्धि भी, एक अंतः व्यक्तिक बुद्धि, एक अंतः व्यक्तिक बुद्धि, एक प्रकृति बुद्धि। ओके, ये सारी बुद्धि यहाँ पर, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है, वो है भावनात्मक बुद्धि। ये देखो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर की बुद्धि का पार्ट नहीं है। और हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिफरेंट बुद्धि होती है, और प्रत्येक जो है व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने माध्यम से अपने ज्ञान का सर्जन करता है और अपनी एबिलिटीज़ के आधार पर अपने देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाषाई बुद्धि बहुत ही बोलने में इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे बात करें जो मीडिया वाले होते हैं भैया आपके, ठीक है। स्थानिक बुद्धि वो होते हैं जो कि स्थानिक यानी कि स्थान, उसे हर एक स्थान की नॉलेज होती है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें। ओके, संगीत बुद्धि तो भैया आपकी है ही, वो जो है सिंगिंग से, क्या आपको कुमार सानू बनना है, अलका याग्निक बनना है यहाँ पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। तो बताना है यहाँ पे अभिकथन है और कारण है, क्या दोनों राइट है या फिर दोनों गलत है, क्या है यहाँ पे। तो जो भैया NEP 2020 है वो ये सुझाव देती है बिल्कुल कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उन्हें आप उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड कराएं। मातृभाषा का मतलब ये होता है, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग क्षेत्र से बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी क्षेत्रीय भाषा होती है। तो आपको उनकी सभी की क्षेत्रीय भाषा, उनकी मातृभाषाओं का सम्मान करना है, उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करानी है। और छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को बहुत अधिक तेजी से सीखते हैं। अगर आप बच्चे को कहेंगे कि नहीं हमारे स्कूल में तो इंग्लिश मीडियम जो है पढ़ाई होती है और इंग्लिश में सिखाया जाता है, हिंदी में कुछ नहीं सिखाएंगे, तुम जो है पढ़ना ही पढ़ो वरना स्कूल से बाहर जाओ, ठीक है, ऐसा भैया कुछ नहीं करना है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, दोनों ही कथन हमारे राइट है। नेक्स्ट, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो रूढ़िवादितों को चुनौती दे, विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, या फिर कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए।
तो भैया जी एक टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए। देखो जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि जब लड़कियों और लड़के में भेदभाव क्रिएट किया जाता है। कहते हैं ना कि भैया जी ये जो लड़के हैं, लड़के बाहरी कार्य करेंगे और लड़कियां सिर्फ और झाड़ू पोछा करेगी, रोटी बनाएगी, गोल गोल यहाँ पर खाना ही बनाएंगी, ओके, और इनसे कुछ नहीं होगा। और ये ग्रह विज्ञान ही पढ़ेंगी, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी जो मैथ्स और साइंस होते हैं वो बॉयज़ ही पढ़ते हैं, वही कर पाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो आपको इन्हें कैसे, इनसे निपटना है, कैसे इन्हें चुनौती देनी है। तो यहाँ पर क्या हम जेंडर रूढ़िवादिता को और अधिक बढ़ावा देंगे या फिर हम एक समान जेंडर आधारित समूह बनाएंगे सबके? नो। सो बेस्ट होगा ऑप्शन बी यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि हम उनसे, उनके वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। हम कहेंगे कि देखो महिला यहाँ पर जो है आपकी वो है ना वेट लिफ्टर, नाम नहीं याद आ रहा है भैया, कितना वेट उठाती है वो, देखो महिला है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मेंस है वही ग्रेट है, पावरफुल है, लेकिन मेरा नाम नहीं याद आ रहा है यहाँ पर। देखो और पीटी उषा देखो कितनी तेज़ दौड़ती है, रेस लगाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भैया जो है लड़के ही दौड़ते हैं अच्छे, उनमें ही जो है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग की होती है ना, मजबूती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे उदाहरण देने चाहिए कि देखो यहाँ पर। और महिलाएं तो भैया आज के टाइम में लीडर भी है, जी हाँ बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में देख लो भैया एक ही है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, केवल सुविधा वंचित समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, देखो एक क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, फिर 45, इतने सारे बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखो सभी बच्चे, उनका धर्म, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ओके, कोई जो है मंदबुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि है, कोई यहाँ पे प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बुद्धि का है। तो भैया ये इतने सारे बच्चे, कोई श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, इन सारे इतने बच्चों को आप कैसे हैंडल करोगे बताइए तो कुछ। तो भैया आप कहेंगे आप तो गए हम, नो, ठीक है। तो केवल वर्ड लग गया, सॉरी, केवल यहाँ पर ये वैसे ही रॉन्ग होगा। नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, ये भी रॉन्ग होगा। सो बेस्ट होगा यहाँ पर कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चे, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुनकर जल्दी सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं श्यामपट्ट पर, कुछ चित्र के माध्यम से सीखते हैं, कुछ संकेत इशारे के माध्यम से सीखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है सीखने की, और आपको इन जो है सभी बच्चों को हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, सतत या फिर योग्य आकलन। देखो जब असेसमेंट विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि जब आप यहाँ पर शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं या फिर लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, और उस समय पढ़ाते वक्त अगर बच्चे को कहीं पर भी कोई भी त्रुटि हो गई है तो तुरंत आप वहीं पर उस बच्चे को समझा भी रहे हैं कि हाँ बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है ना। तो वो होता है असेसमेंट, और यहाँ पर वो होगा कि अधिगम का आकलन कर रहे हैं, अधिगम के लिए नहीं बल्कि अधिगम का आकलन कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी बहुत क्षमताओं को देखते हुए, और उसका यहाँ पर जो है आप बेहतर तरीके से समझ बना के उसके अंतर्गत अधिगम अच्छे से अर्जन कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के भिन्नता के बावजूद उनके संभावित गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? एकीकृत है, समावेशी है, विशेष शिक्षा है, अप्रगतिशील है। तो देखो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता भिन्नता होने के बावजूद भी संभावित गुणों की प्राप्ति के लिए आप कैसे उन्हें पढ़ाएंगे? क्या बच्चों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे एकीकृत माध्यम से, या फिर विशेष शिक्षा देंगे? कहेंगे कि ये बच्चे यहाँ पे क्या है अमीर ज़्यादा है, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, और ये बच्चे गरीब हैं इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, ये है वो है, या फिर मंदबुद्धि के हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इन्हें हम शिक्षा नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको शिक्षा प्रोवाइड करानी है समावेशी यहाँ पे। और समावेशी का मतलब यहाँ पे ये होता है चाहे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, चाहे 35 है, चाहे 40 है, चाहे 45 है, इन सभी बच्चों को इक्वल रूप से आप शिक्षा दोगे, ये आपका दायित्व है, वो भी समावेशी तरीके से, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें या फिर उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, उन्हें अनदेखा करें और अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया भी नहीं कर सकते हैं। देखो, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे आप हैंडल करेंगे? तो वंचित पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि जो बच्चे यहाँ पे गरीब वर्ग के होते हैं, ओके, जिनका जो डेवलपमेंट होता है वातावरण उन्हें अच्छा नहीं मिल पाता, या फिर जो बढ़िया ग्रो नहीं होते, अच्छा पोषण नहीं होता, इस तरह से यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर जिसकी सभी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, तो क्या आप उनको यहाँ पर लिखित सारा काम दें, ढेर सारा, या फिर उन्हें आप क्लास में अलग बिठाएं, या फिर उन बच्चों को अनदेखा करें और किसी के साथ बातचीत भी नहीं करने दें? बल्कि यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन बी बेस्ट होगा। देखो, ऐसे बच्चों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा चर्चा में भी शामिल करना चाहिए। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनके बारे में जानो, उनकी सामाजिकता, राजनीतिक, उनके बारे में बात कीजिए, ठीक है, और बच्चे को सुझाव दीजिए और उन्हें मोटिवेट भी कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य को? तो भैया जी यहाँ पर देखो, अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, ये होगा गति समन्वय। देखो, शारीरिक निपुणता हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, और संतुलन हम अपनी बॉडी से किस तरह संतुलन बनाते हैं, किस तरह नहीं बनाते, कि भैया पता चला हम चल रहे हैं और सड़क पे जो है यहाँ पे गड्ढा है डीप सा, ठीक है ना, आप उसमें गिर पड़े, कूद गए, ओके, आपसे संभला नहीं जा रहा है, तो खुद अपना एक संतुलन क्रिएट कीजिए, बनाइए यहाँ पर। सो ये क्या होगा? गति समन्वय वैकल्य होता है। ओके, चलिए, सो सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन बेस्ट होगा और अच्छा लगा होगा आपको। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।